हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट हमारा 25 नंबर का है। तो इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग प्रश्न, जो कि यह प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 5 मई को, 17 मई को, 22 मई को, 25 मई को। तो जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है यह किस दिन मनाया जाता है। आप बताइए, आपको बताना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है हमारा 22 मई को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है सी सही है। और 17 मई को क्या मनाया जाता है? तो यह विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा 17 मई को। और 25 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है यह 25 मई को। इसमें जो विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, आपको बताना है वन है, समुद्र है, झील है, बगीचा है। तो कृत्रिम परितंत्र कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो हमारा कृत्रिम परितंत्र है यह बगीचा है, ठीक ना, यह बगीचा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही है, कृत्रिम परितंत्र है, ठीक ना, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है? जो ग्रीन हाउस गैस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो कौन सी गैस है जो सर्वाधिक इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस गैस, वो कौन सी है? आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह ऑप्शन जलवाष्प होगा, ठीक ना। यह ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। आप लोग इसको याद रखिए। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, आपको यह बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भारत के भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यह जो है हमारा कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु। और यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाए भूमि से दूर, जो भूमि से दूर है वह कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट होगा। यह इंदिरा पॉइंट होगा जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, भूमि से दूर यह इंदिरा पॉइंट है जो भूमि से दूर है। और इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तरी बिंदु हमारा जो है कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है यह भी जान लीजिएगा। उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यह इंदिरा काल है। कौन सा? इंदिरा काल है, इंदिरा काल है, जो कि यह
जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक ना। इंदिरा काल है जम्मू एंड कश्मीर में उत्तरी बिंदु, आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके आगे आपको बता दें पूर्वी जो बिंदु है हमारा भारत का, पूर्वी बिंदु जो है भारत का, पूर्वी बिंदु जो है यह कौन सा है, तो यह भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबीथु है, किबीथु है, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। और हमारा जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा बात को। पश्चिमी बिंदु है जो है यह हमारा क्या है, गौहर मोती है, जो कि यह गुजरात में है। गौहर मोती जो कि गुजरात में है, गौहर मोती गुजरात में है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। जो भारत में वन है वह सर्वाधिक किस भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, यह आपको बताना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आपको यह बताना है। तो इसमें जो भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वह उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन है। गोदावरी है, ताप्ती है, नर्मदा है, साबरमती है। तो अरब सागर में प्रायद्वीपीय नदी जो है कि अरब सागर में गिरने वाली है वो कौन सी है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह ऑप्शन नर्मदा नदी है, ठीक ना। नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है और यह प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक ना। और जो यह इसका उद्गम है यह छत्तीसगढ़ उद्गम यह छत्तीसगढ़ सी जी लिख देते हैं डायरेक्ट, छत्तीसगढ़ और माइकल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से। कौन सी, माइकल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उद्गम इसका छत्तीसगढ़ है जो कि माइकल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है, सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगुर। तो चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है अम्लीय जो मिट्टी होती है, यह ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अम्लीय मिट्टी होती है चाय की खेती के लिए, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। काराकस, बेलग्रेड, मस्कट, काहिरा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। तो वेनेजुएला की राजधानी आपको बताना है कहाँ पे है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेनेजुएला की राजधानी जो है यह काराकस है, ठीक ना। काराकस है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और काहिरा जो है आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो कि यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का शहर है, ठीक। और यह नील नदी के किनारे है।
नील नील नदी के किनारे है। किनारे 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 है। और यह कायरा एक शहर है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का यह शहर है। आप लोग इसको याद रखिएगा, कायरा। ऑप्शन जो हमारा वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, ऑप्शन इसमें ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा के पास, ध्रुवीय क्षेत्र के पास, कर्क एवं मकर रेखा के बीच, ठंडे समुद्री तट के पास। तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो पाई जाती है यह कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है, ठीक ना। कोरल रीफ या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है किससे? मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों दोनों से। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध आपको बताना है किससे है, ठीक ना। और मूल अधिकार हमारे कितने हैं? तो मूल अधिकार हमारे कितने हैं आपको बताना है। तो मूल अधिकार 6 हैं, ठीक ना। मूल अधिकार 6 हैं। और मूल अधिकार जो इस किस भाग में है? तो भाग संविधान के 3 में, भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मूल अधिकार कितने अनुच्छेद से है? 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है, 12 से 35 से, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, हमारा जो मूल अधिकार है 12 से 35 अनुच्छेद है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा इसमें स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो यह मूल कर्तव्यों से, मूल कर्तव्य से। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो यह मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति 44वें संवैधानिक संविधान संशोधन हुआ था, उसमें स्वर्ण सिंह समिति ने 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़े थे। 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़े थे, मौलिक कर्तव्य को जोड़े थे। 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कि 44वें संवैधानिक संशोधन कानून बना था, उसमें तो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें जो मूल कर्तव्य है यह स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। और स्वर्ण सिंह समिति जो 11 मूल मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था यह 1976 में जोड़ा गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 9%, 10%, 15%, 25%। तो राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये आपको बताना, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह 15% होगा, 15% होगा, ठीक ना। और विधानसभा की जो बात करता है, विधानसभा का मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं, विधानसभा का मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं यह 500 होते हैं। और 60 से कम नहीं होने चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य यूपी के हैं, कितने? तो 404 सीट है विधानसभा सदस्य की। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए विधानसभा सीटों की संख्या, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? 1964 में, 1985 में, 1984 में, 1989 में। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो जो दल बदल कानून है यह किस अनुसूची में है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में, अनुसूची 10वीं अनुसूची में है इसका उल्लेख, आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह किया गया 1985 में इसका संशोधन हुआ था, पारित किया गया था, जो कि 52वें संविधान संशोधन जो हुआ था, जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 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 हुआ था, 52वें संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। उसके विरोधी कानून इससे बनाए गए, ठीक ना, विरोधी कानून बनाए गए। आप लोग इसको याद रखें, दल बदल अधिनियम, इसमें 1985 ऑप्शन सही होगा। इस और पूछेगा किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। आप लोग इसको याद रखिएगा। और 52वें संविधान संशोधन से दल बदल कानून बनाया गया, का विरोध किया गया था, सॉरी, कानून का विरोध विरोध किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। यह अधिनियम जो हमारा है, यह भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख जो किया गया है, यह अनुच्छेद 78 में किया गया है। अनुच्छेद 78 में किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसमें हमारा सही होगा यह डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश प्रातःकाल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड। तो प्रातःकाल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है, यह कौन सा देश है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यह जो देश है यह दक्षिण कोरिया है, ठीक ना। यह प्रातःकाल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, साइंस डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि सीवी रमन प्रभाव आविष्कार किए थे, सीवी रमन। तो वह इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन इन्होंने किया था 28 फरवरी को। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है बी ऑप्शन सही है, 22 मार्च।
संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, ली राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। देखिए, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी यह कब हुई थी आपको बताना, ये भी बता देते हैं। तो यह हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, और उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। यस सिन्हा लिख देते हैं, सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद 11 जुलाई को जो सेकेंड बैठक हुई थी, तो उस समय यह जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, यह अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और उस समय जब सेकेंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर को 1946 को, तो सेकेंड बैठक में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर को उनको चुना गया था। और इसमें जो गवर्नर जनरल जो कौन था, किसके अध्यक्ष में बैठक हुई थी, तो यह जो था लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी इसके गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक ना, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष थे संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को यह प्रथम बैठक की गई थी। ठीक ना, 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 1/20 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/3 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में कितने समय तक रहता है, आपको यह बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जो ध्वनि का प्रभाव होता है मानव के मस्तिष्क में 1/10 सेकेंड होता है। ठीक ना, 1/10 सेकेंड होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? फेफड़ा में, वृक्क में, यकृत में, हृदय में। तो रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो रक्त की अशुद्धियां जो छनती हैं यह जाकर वृक्क में छनती हैं। ठीक ना, वृक्क में छनती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, वृक्क में छनती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहा जाता है। ठीक ना, वृक्क में छनती है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60, 55 से 60%, 60 से 70%। तो कितना परसेंट रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो यह जो होता है हमारा 55 से 60% होता है। कितना होता है? 55 से 60% होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन एंड अपवर्तन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, इंद्र जो धनुष होता है वह ऑप्शन डी सही होगा, परावर्तन एंड अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।